हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हमने अपने 4 पार्ट में काफ़ी सारी बातों को डिस्कस किया था कि वास्तव में एसे क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, एसे और लेख में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही हमने ये देखा था कि जब आप एसे राइटिंग करते हैं तो उसे आपको कैसे करना चाहिए, कैसे आप भूमिका लिखें, कैसे आप रूपरेखा बनाएं, कैसे आप निष्कर्ष को लिखें। जब इतनी सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली तो कई सारे लोगों का ये प्रश्न हुआ कि आखिरकार जब हम इतना कर लेते हैं तो क्या फिर भी कुछ चुनौतियां हमारे सामने होती हैं, या फिर भी कई सारे अन्य सुझावों को हमें पालन करना चाहिए। तो इसी दिशा में बढ़ते हुए हमने इस टॉपिक में ये देखने का प्रयास किया है कि वास्तव में जब आप निबंध लेखन करते हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही उन चुनौतियों से आपको कैसे निपटना है। इसके अलावा वो कौन से टॉपर्स हैं जिन्होंने बेहतरीन तरीके से निबंध को लिखकर अच्छे अंकों की प्राप्ति की है। तो इन सबसे संबंधित विषयों की जानकारी हम अपने अगले कई पार्ट्स में करेंगे, जिसमें ये हमारा पार्ट 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस टॉपिक में निबंध लेखन की जो चुनौतियां होती हैं उससे संबंधित बातों पर विमर्श करेंगे। अब जब निबंध लेखन की चुनौतियों के संदर्भ में बात आती है तो बेसिकली कोई एक चुनौती नहीं होती है, इसमें कई प्रकार की चुनौतियां होती हैं। तो हम क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट अपनी इन चुनौतियों से कैसे टैकल करना है, कैसे इनसे बाहर निकलना है, या किस तरीके से अपना 100% देना है एग्ज़ाम में, तो इन सब चर्चाओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम इस अपने पार्ट में देखेंगे कि निबंध लेखन के समय हमें विषय का चयन कैसे करना चाहिए। साथ ही हम ये देखेंगे कि परीक्षा भवन में आपको समय का उपयोग कैसे करना है। क्लियर। अगले पार्ट जो हमारा पार्ट 6 आएगा उसमें हमारा ध्येय होगा कि हम कविताओं एवं सूक्तियों का उपयोग करें या ना करें, इस पर डिस्कस करेंगे। अंतिम पार्ट में हम देखेंगे कि भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण कैसा हो, इस पर। और इसके बाद जो हमारा पार्ट 8 होगा उसमें हम कई सारे टॉपर्स, कई सारे यूपीएससी पैनल के एक्सपर्ट, इन सब से संबंधित जो सजेशन दिए गए हैं उनको एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। क्लियर। तो आप समझ गए होंगे कि हम इन टॉपिक को किस तरीके से अपने अगले 4 पार्ट में कवर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में निबंध लेखन के समय किन किन चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो आप देखिए, जब भी आप में से कोई भी एस्पायरेंट निबंध लिखता है तो उसके सामने कई विषयों से संबंधित समस्याएं होती हैं। जैसे उसे ये लगता है कि निबंध के समय हम विषय का चयन कैसे करें। विषय के चयन का क्या मतलब है, इसे हम आगे अभी डिस्कस करेंगे काफ़ी ब्रीफ में। अभी हम बस हेडिंग के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वास्तव में वो कौन सी 5 चुनौतियां हैं जो लगभग हर अभ्यर्थी को फेस करनी पड़ती हैं। दूसरी समस्या है कि एग्ज़ाम हॉल में हम टाइम को किस तरीके से मैनेज करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सच में क्या हम एग्ज़ाम हॉल में एसे राइटिंग से संबद्ध टाइम को मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से हमें करना चाहिए। बेसिकली आज के पार्ट में हमारा मुख्यतः इन्हीं दो विषयों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। फिर हम देखते हैं कि अगली समस्या है कि क्या हम अपने ऐसे राइटिंग में कविता व सूक्तियों का उपयोग करें या ना करें। कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है उपयोग करना उचित है, कईयों को लगता है कि उपयोग करना उचित नहीं है। तो इस पर भी हम काफ़ी ब्रीफ में चर्चा करेंगे। फिर है हमारा कि जब आप अपनी ऐसे राइटिंग करते हो तो वास्तव में आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो भाषा शैली है, वो किस तरीके से हो, उसमें समायोजन का स्वरूप कैसा हो, उसमें अंतर ग्रंथन की शैली कैसी हो। इन सारे टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। और अंत में आता है कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम को हम फेस कर लेते हैं तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो है प्रस्तुतिकरण। अर्थात पहली नज़र में ही देखकर एग्जामिनर मोहित कैसे हो, हमारे ऐसे को पढ़ने के लिए मजबूर कैसे हो, इस विषय पर भी हम काफ़ी ब्रीफ में चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं ए और बी से संबंधित समस्याएं
कौन सी हैं और इन्हें कैसे हमें टैकल करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपको एसे राइटिंग से संबंधित जब भी विषय लिखना होता है तो उसमें आपको बेसिकली दो पार्ट्स मिलते हैं। दो पार्ट्स का मतलब क्या, आपको सेक्शन ए में 4 एसे होते हैं, सेक्शन बी में आपको 4 एसे लिखने होते हैं, अर्थात आपको लगभग 8 निबंध लिखने होते हैं। और आपके पास काफ़ी सारे विकल्प होते हैं कि आप उनमें से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं। जैसे आप इस वर्ष का पेपर देखिए, इस वर्ष के पेपर से आप समझ जाएंगे कि वास्तव में आपको कितने विकल्प दिए जाते हैं। आपको इस तरीके का एसे का एक पेपर मिलता है। इसमें आपके पास ये सेक्शन ए होता है जिसके माध्यम से आपको इसमें अपने 4 एसे मिल जाते हैं। एक एसे है मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। दूसरा विचार परक संकल्प स्वयं के शांतिचित रहने का प्रेरक। तीसरा जहाज अपने चारों तरफ की पानी की वजह से नहीं डूबता, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। सरलता चरम परिष्करण है। आपको ऐसे ये 4 सेक्शन ए में मिल जाएंगे और आपसे कहेगा कि आप इसमें से किसी भी एक विषय का चयन कर लें। क्लियर। फिर आपको ऐसा ही एक पार्ट 2 मिलेगा जिसमें आपको 4 विषय और मिलेंगे, अर्थात आपको लगभग 8 एसे में से 2 एसे करने होते हैं। क्लियर। लेकिन इनमें आपको विषय चुनने में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वास्तव में वो समस्याएं कौन सी हैं जो एक विद्यार्थी के अंतर मन में गुत्ती रहती हैं, तो हम उन्हीं समस्याओं को देखेंगे और सोचेंगे कि वास्तव में इन समस्याओं से हमें कैसे बाहर निकलना है। जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स या कई सारे जो सुझाव देते हैं एक्सपर्ट, उनका ये मानना होता है कि आप जब भी विषय का चयन करें तो ऐसे विषय को आप चयनित करें जो उस पूरे 8 के 8 एसे में या आपके उन 4 पैरा में काफ़ी टफ हो। इसमें क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स टफ से टफ विषय को चयनित कर लेते हैं। अब इसके पीछे उनके तर्क क्या हैं? वो तर्क ये देते हैं कि जब आप कठिन विषय चूज करते हो तो एग्जामिनर को एक नयापन फील होता है। जब आप कठिन विषय पर आप अपना निबंध लेखन करते हो तो एग्जामिनर को ये फील होता है कि हाँ, इसने कुछ अलग किया। और आपको ये पता हो कि कई सारे बच्चे इसी दंश में आकर टफ से टफ ऐसे लिख देते हैं। लेकिन क्या ये प्रोसेस उचित है? क्या इस प्रोसेस को हमें अपनाना चाहिए? तो इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता हो कि जब आप देखते हो कि आप कोई एक अटपटा ऐसे लिखोगे, मतलब कोई नए टाइप का ऐसे लिखोगे जिस पर कोई भी पर्सन लिखने के लिए तैयार नहीं होता है, तो आपके मन में स्वभावता एक लालच होता है। लालच कि हम अगर अलग विषय पर लिखेंगे तो हो सकता है एग्जामिनर हमसे इम्प्रेस होकर उस पर अच्छे अंक दे दे। ये बात सत्य है कि एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो सकता है और आपको औसत से भी अधिक अंक दे सकता है। लेकिन इसमें सबसे दुविधा वाली स्थिति ये होती है कि आप जब अटपटे विषय को चुनते हो तो वो अटपटा कहीं उस एग्जामिनर को बोर ना कर दे। अगर उसको उसने बोर कर दिया या आपने विषय के अनुरूप भावार्थ न लिखकर विषय से विपरीत लिख दिया तो ये आपके लिए एक बैलिस्टिक मिसाइल के समान होगा। कहने का मतलब ये आपकी उस पूरी बनी बनाई धरोहर को तोड़ कर रख देगा और एग्जामिनर के मन में एक ऐसी नकारात्मक छवि को गढ़ देगा जिससे आप उबर ही नहीं सकते हो। और अगर एक बार एग्जामिनर के मन में आपके प्रथम एसे से नकारात्मक छवि उसके अंतर मन में समा गई तो आप यकीन मानिए कि आपके दूसरे एसे पर उसका प्रभाव पड़ना सहज है। आप में से कई सारे लोग ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जब हम टफ विषय पर लिखेंगे तो एग्जामिनर ऐसा सोचेगा। देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, आपसे एसे क्यों लिखवाया जाता है? आपसे एसे इसलिए थोड़ा ना लिखवाया जाता है कि वो आपसे एसे का कंपटीशन ले रहा है, बल्कि वो आपसे एसे इसलिए लिखवाते हैं ताकि वो ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि जब आप एसे राइटिंग करते हो, ठीक है ना, जब आप एसे राइटिंग करते हो तो उस वक्त आपका व्यक्तित्व कैसा परिलक्षित होता है। समझ रहे? उस वक्त आपके व्यक्तित्व में आपके अंतर मन में क्या चल रहा होता है।
और अगर आपने क्षमता से परे, कहने का मतलब आपके व्यक्तित्व से वो सरोकार नहीं रखता है और आप अपनी उस क्षमता से परे जाकर उस विषय पर लिख देते हैं, तो एग्जामिनर के मन में ये छवि चली जाती है कि ये व्यक्ति अपनी क्षमताओं से परे जाकर बिना सोचे विचारे किसी न किसी टॉपिक या किसी न किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकता है, जिससे न केवल भविष्य में भारत सरकार नुकसान में जा सकती है बल्कि देश की इकोनॉमी भी गर्तावस्था में चली जा सकती है। समझ गए? आपके एग्ज़ाम के इस ऐसे से ये चीज़ें एग्जामिनर को परिलक्षित होती हैं, इसीलिए आपको इन चीज़ों से बचना है। और वैसे भी जब आपके पास एग्जामिनर ने इतने सारे विकल्प दे दिए हैं, जब आपको एग्जामिनर ने इतने सारे विषय दे दिए हैं, तो आप अपनी मौलिकता को उसी पर दिखाएं ना। आप क्यों ऐसी स्थिति से टकराने का प्रयत्न कर रहे हैं जो काफ़ी टफ है? और देखिए, टफ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है और सरल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि एग्जामिनर आपको सरल में नंबर नहीं देगा और टफ में नंबर देगा। अगर आप सरल को ही काफ़ी सहज तरीके से, काफ़ी सृजनात्मक तरीके से, कभी मौलिक पूर्वक अगर लिख देते हैं, तो वास्तव में आपको वही अंकदायी हो जाता है। क्लियर? तो इसलिए आप इन दुविधाओं से परे हों और आप ये सोचें कि वास्तव में आप सरल और सहज ऐसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक। अब आता है इसी में दूसरी बात कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो उस समय हमारे पास एग्ज़ाम हॉल में कैसे टाइम को मैनेज करने का सूत्र होना चाहिए। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को पता हो कि जब आप GS1, GS2, GS3 या GS4 के पेपर लिखते हो तो उसमें आपको लगभग 3500 वर्ड्स में अपनी बात को लिखना होता है मैक्सिमम। लेकिन जब आप अपनी ऐसे राइटिंग करते हो तो इसमें आपको 2400 से संबंधित वर्ड्स लिखने हैं। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे कि लगभग इसमें 1100 वर्ड्स का डिफरेंस है। 1100 वर्ड्स का मतलब समझते हो आप कि आप 100 वर्ड 4 मिनट में लिखते हो तो लगभग 44 मिनट आपके पास शेष बचते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। आप अगर चाहें तो अपनी इस 3 घंटे की अवधि को काफ़ी अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और होता भी यही है कि कई सारे स्टूडेंट्स इस अवधि का काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, बट कई सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो जल्दी की फिराक में ऐसे लिख देते हैं और समय के पहले ही अपनी उत्तर पुस्तिका लिखकर बैठ जाते हैं। इससे नुकसान क्या है? वास्तव में इससे नुकसान ये है कि आप ऐसे को जीएस की भांति लिख देते हैं, आप ऐसे को अपने अन्य विषयों की भांति लिखने का प्रयत्न करते हैं, आप उसमें अपनी सृजनात्मक क्षमता का उपयोग नहीं करते। सृजनात्मक क्षमता का मतलब आप अपने माइंड को मल्टी डायमेंशनली अप्रोच से विभूषित नहीं करते, आप अपने माइंड में कोई नया इनोवेटिव तरीका उसे सजेस्ट नहीं करते, यहाँ तक कि आप उसमें स्कीम्स, रिपोर्ट और वर्तमान की मौलिकता और भविष्य की प्रासंगिकता का उल्लेख नहीं करते। यही चीज़ तो आपको करनी है, क्योंकि वास्तव में इसी से ही तो आपके व्यक्तित्व का उसे पता चलेगा। और अगर आपने सृजन क्षमता नहीं की, अगर आपने सृजनात्मकता नहीं की, तो आपकी जो लेखनी है वो उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं हो सकती। और अगर आपकी लेखनी उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं होगी तो आपको अच्छे अंक नहीं प्राप्त होंगे। क्लियर? तो इसीलिए आपके पास जो ये समय होता है काफ़ी अच्छा टाइम है। अभी हम देखेंगे कि अपने इस पूरे टाइम को कैसे हमें मैनेज करना चाहिए। तो आप इस टाइम को काफ़ी अच्छे से मैनेज करें। आप जल्दबाजी में इस पूरे प्रश्न पत्र को लिखकर मत आएँ। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आप जब उत्तर पुस्तिका लिखते हैं तो कई सारे स्टूडेंट्स काफ़ी जल्दी में लिखाते हैं, तो आप ऐसा मत करिए। समय के इस महत्व को समझिए और कोशिश करिए कि इस समय का हम सदुपयोग कैसे करें। क्लियर? अब जब मैंने ये बात आपसे कही कि समय का सदुपयोग हम कैसे करें, तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये विचार उमड़ रहा होगा कि सर अब आप ही बता दो कि हम अपने टाइम को किस तरीके से एग्ज़ाम हॉल में मैनेज करें। तो बिल्कुल आप मत चिंतित होइए, हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें कि आप अपना लगभग
जो 10 मिनट का टाइम है, शुरुआती समय जब आपको कॉपी मिल जाती है, तो आप अपने विषय को चयनित करने में लगाएं। जैसे कि आप देखिए कि मैं मान लीजिए अगर मेरे समझ ये प्रश्न पत्र आता है और मैंने इस प्रश्न पत्र को देखा, ठीक। अब जब मैं इस प्रश्न पत्र को देख रहा हूँ तो मेरे सामने ये सेक्शन ए, सेक्शन बी है। अब मैंने इनमें इन चारों विषयों को पढ़ने का प्रयास किया। चारों विषयों का मतलब मैंने ये 4 विषय देखे और मैंने ये 4 विषय देखे। क्लियर? अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे इनमें से किस पर लिखना है। वास्तव में मुझे तो ये 4 इसके भी आते हैं, 4 इसके भी आते हैं, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरी लेखनी का जो प्रवाह है किसमें काफ़ी बेहतर रहेगा। तो हमने ये देखा, पहला, मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र ही जीवन है। मुझे लगा कि हाँ, इस पे हम लिख सकते हैं। अब मैंने इस पे कोशिश की, क्या पॉइंट मेरे वो बन रहे हैं जिससे मैं अपनी 1200 शब्दों की कहानियाँ गढ़ सकूं। तो मैं देखूंगा हाँ ये बन सकते हैं, मैं इसको किस तरीके से स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। फिर मुझे अगर पार्ट 2 में देखना हुआ तो मैंने यहाँ पर एक अमूर्त विषय ले लिया है। अब मैं यहाँ पर कोशिश ये करूँगा कि यहाँ पर एक मेरे साथ मूर्त विषय हो। देखिए, ये करना अपने आप में काफ़ी कलात्मक होता है और ये आपकी सृजनात्मक क्षमता को ही दर्शाता है। अगर आप दोनों में से अमूर्त विषय ही चुनते हैं तो एग्जामिनर भी बोर हो जाता है और वास्तव में 2 अमूर्त विषयों पर लिखने के लिए आपके पास उतनी लेखनी में क्षमता नहीं होती। इसीलिए कोशिश ये करें, एक आप अमूर्त लें और एक आप मूर्त विषय लें। क्लियर? तो हमने यहाँ पे कोशिश किया कि 6 नंबर के देखा, बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। हमने एक पार्ट ये ले लिया। अब हमने इन 2 विषयों को जब चुन लिया तो लगभग हमें इसमें 10 मिनट का टाइम लगा। हालांकि आपके सामने अभी कम लगा है, लेकिन आप जब करते हो तो उस समय आपको 10 मिनट का टाइम लग जाता है। जब आपने अपना 10 मिनट इसमें खपा दिया, ठीक, आपने ये सोचा कि वास्तव में हमने इसमें 10 मिनट खपाकर क्या अर्जित किया, तो बेसिकली आपने काफ़ी अच्छी चीज़ अर्जित कर ली जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स दुविधा में रहते हैं। आपने तैयार कर लिया कि हमें किस वे पर अब जाना है। क्लियर? अब जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, 10 मिनट का आपका टाइम हो गया, तो आप अपनी बुकलेट के रफ पेज में इन दोनों विषयों के शीर्षक को बनाने का प्रयत्न करें। देखिए, होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट्स एग्ज़ाम हॉल में ही जाकर अपना पहले एसे लिखते हैं, तो ऐसा आप मत करें, क्योंकि उस वक्त आप इतना थिंकिंग नहीं कर पाते हो कि आप अचानक से उस समय उन शीर्षक से संबंधित वो सारे बिंदुओं को आप खोज सको। क्लियर? तो इसलिए आप वहाँ पे ऐसा मत करिए। आप अपना प्रश्न का जो एसे है वो लगभग प्रति सप्ताह लिखने का प्रयत्न जरूर करें। क्लियर? अब देखिए, जब आपने शीर्षक को खोजा तब आपको फिर करना क्या है उसमें। तो जब आप शीर्षक को खोज लेते हो तो आप कई सारे बिंदुओं को खोजो उससे संबंधित। जैसे कुछ आपको तथ्यात्मक जानकारी उससे संबंधित पता हो, कुछ आप उससे करंट से रिलेटेड कोई घटना हो उसका संदर्भ लें। आप इतिहास के उन पन्नों में जाकर उकेर कर देखें क्या उस घटना से उसका कोई संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप उसके वेरियस फीचर को टैकल करने का प्रयास करें। आप किसी बुक के माध्यम से उन बातों का उल्लेख करें। आप किसी कविता के माध्यम से सोचने का प्रयत्न करें कि हम अपना प्रस्तुतिकरण कैसे लिख सकते हैं। यही सारे बिंदु आपको अपने उन शीर्षक में खोजने हैं। क्लियर? फिर आप देखिए कि आप क्या करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे आपको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, आपको स्कीम्स मिल जाते हैं, आपको कई सारे क्या कहते हैं, क्या मिलता है, सोसाइटी से रिलेटेड इशू मिल जाते हैं। तो आप ऑलरेडी आपके पास इतने वर्ड हो जाते हैं कि आप अपना 1200 शब्दों में अपना ऐसे काफ़ी आसानी से गढ़ सकते हो। क्लियर? आप ऐसा करिए। जब आपने ऐसा कर लिया, आपने शीर्षक बना लिया, सब कुछ कर लिया, तब आपके सामने दूसरी समस्या ये होती है कि आप उनके क्रम को कैसे निर्धारित करें। तो आप अपने रफ पेज में ही उस क्रम को निर्धारित कर लें। इससे होगा क्या कि जब आप अपने रफ पेज में उस क्रम को निर्धारित करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में आपको किस में कितना समय देना है। जैसे आपने सोचा कि हमें भूमिका लिखनी है,
अब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि आप भूमिका से संबंधित हमें जानकारी दे दें कि भूमिका को कैसे लिखना चाहिए। तो आप में से जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, आप वहाँ पर जाएं, प्लेलिस्ट में देखें। हमने काफ़ी अच्छे से भूमिका कैसे लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए, काफ़ी अच्छे से इस विषय पर चर्चा की है। ठीक, फिर आप मुख्य भाग को लिखें, और जब मुख्य भाग को लिखें तो जैसा हमने अपने प्रीवियस पार्ट्स में बताया है कि मुख्य भाग को आपको कैसे लिखना है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप यहाँ पर लिख लें कि कहाँ पे यार आप अपने पैरा की तुलना करने की शुरुआत करेंगे, किस जगह पे आप अपने तथ्यों को डालेंगे, कहाँ पे आप प्रासंगिकतापूर्ण बातें लिखेंगे, कहाँ पे आप अपने दूसरे पार्ट्स की शुरुआत करेंगे। क्लियर? जब आप ऐसा कर लेते हैं, फिर आपका अंतिम पॉइंट बचता है निष्कर्ष। और निष्कर्ष में भी हमने काफ़ी अच्छे से टैकल किया था कि अगर आप अपना निष्कर्ष इन्वायरमेंट से संबंधित दे रहे हैं तो आप चेतावनी पूर्वक दें, आप किसी विद्वान से संबंधित बात कर रहे हैं तो उसे प्रासंगिकता दें, आप किसी स्कीम से संबंधित बात लिख रहे हैं तो आप उसमें सुधारात्मक रवैया अपनाएं। क्लियर? जब आप ऐसा कर लेते हैं तो होता क्या है कि आपके लगभग 30 मिनट्स लगभग समाप्त हो जाते हैं आपकी भूमिका बनाने में, आपका पैरा बनाने में, आपको शीर्षक गढ़ने में, आपको पॉइंट्स निकालने में। अब आपके पास टोटल बचते हैं 150 मिनट। जब आप अपने इन 30 मिनट्स को खपा देते हो तो होता क्या है, आपको अपने पड़ोसी को देखकर काफ़ी सारा ये फील होता है कि ओह, इस पर्सन ने तो आधे से ज़्यादा लिख लिया, या इस सहेली ने तो आधे से ज़्यादा लिख लिया। तो आप बिल्कुल भी व्यथित ना हो। क्यों? क्योंकि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, इस वक्त आप अपनी तलवार को धार लगा रहे हैं, और एक बार अगर आपकी तलवार में धार अच्छे से लग गई तो आप यकीन मानिए कि आप जिस पर भी वार करोगे, जिस भी पेड़ को काटने का आप प्रयत्न करोगे, वो एक बार में ही कट जाएगा। क्लियर? अब आपने जब ये कर लिया, तब आप रफ पेज में भूमिका को लिखिए एक बार। और जब आप भूमिका को लिखेंगे तो लगभग इसमें आपका 5 मिनट खप जाएगा। समझ रहे? आप इस टाइम को कैलकुलेट कर कर रखिए, क्योंकि हमने इस टाइम को काफ़ी अच्छे से टैकल किया है। जब आप भूमिका लिखेंगे तो होता क्या है कि आप अपनी भूमिका को कसे हुए शब्दों से लिखें। एक बार में भूमिका आप उतनी अच्छी नहीं लिख पाते, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप भूमिका को रफ में लिखें। जब आप एक बार रफ में लिख लेंगे तो आप दूसरी बार भूमिका को काफ़ी बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? होता है कई सारे स्टूडेंट्स पहली बार में ही काफ़ी अच्छी भूमिका लिख लेते हैं, लेकिन वो उनके सतत अभ्यास का परिणाम होता है। इसीलिए आप भी सतत अभ्यास करिए। ठीक, अब आपको पता हो कसे हुए शब्दों का उपयोग भूमिका में हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो इसके लिए आप हमारे प्रीवियस पार्ट को ही देखें, क्योंकि हम यहाँ पर अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो हमारा काफ़ी लेंदी हो जाएगा। क्लियर? जब आप ऐसा सब कर लेते हैं, यानी कि आपने अपना टाइम 5 मिनट भूमिका में दे दिया, 30 से 40 मिनट मुख्य भाग में लगा दिए, और 10 मिनट आपने अगर निष्कर्ष में दे दिए लिखने के समय, तो होगा क्या कि आप अपना बेसिकली 55 मिनट इन चीज़ों में खपा दोगे। और जब आपने 55 मिनट खपा दिए या 60 मिनट आपने खपा दिए, तो आपको विचलित नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी गति काफ़ी अच्छी है। क्यों? आपने 55 मिनट यहाँ पे खपाए, 35 मिनट आपने शुरू में खपाए। किस चीज़ से रिलेटेड? जिसमें आप रफ वर्क करते हो, दोनों के शीर्षक को बनाते हो, उन पॉइंट्स को कवर करते हो। क्लियर? तो आपने ऑलरेडी 90 मिनट अपना एग्ज़ाम में वेस्ट कर दिया। वास्तव में वेस्ट नहीं, आपने इसे यूटिलाइज कर लिया। ठीक, अब 90 मिनट जब आपने यूटिलाइज कर लिया तो आपके पास शेष 90 मिनट बचता है, यानी कि आप अपने एक एसे को और दूसरे एसे के पॉइंट्स को निकालने में लगभग 90 मिनट खपा चुके हो, और अब आपके पास शेष 90 मिनट है। तो आप यकीन मानिए कि आप अपना दूसरा एसे भी 55 मिनट में कर ही लोगे। और जब आपने अपना दूसरा एसे भी 55 मिनट में कर लिया तो फिर तो आपके पास 35 मिनट और भी शेष बचे ना। और जब आपके पास 35 मिनट शेष बचे तो आप उसमें अपना पुनः निरीक्षण करें। अब पुनः निरीक्षण के अंतर्गत आपको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, इसके लिए भी आप हमारे प्रीवियस पार्ट को ही देखें, क्योंकि हमने वहाँ पे काफ़ी अच्छे से इस बात को डिस्कस किया है। क्लियर? फिर आप देखिए कि जब आप पहले एसे को काफ़ी ज़्यादा टाइम दे देते हो, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स लिख देते हो,
तो ऑलरेडी एग्जामिनर के माइंड में आपकी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो जाती है और उसका इम्पेक्ट आपके दूसरे एसे में स्वतः ही पड़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने एसे को काफ़ी अच्छा लिखें जो पहला हो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। क्लियर? तो आप जब ऐसा करते हो तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलता है। और एक बात आप याद रखिए, अब आपको अपने दूसरे एसे के लिए शीर्षक, भूमिका और बिंदु बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको पता हो कि मैंने शुरू में ही आपसे कह दिया था, जब आप अपने दो विषयों का चयन करें तो आप उसमें दोनों के शीर्षक, दोनों की भूमिका, इन सारी चीज़ों को लिख लें। क्लियर? ऐसा मैंने क्यों कहा था? ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपने दोनों विषयों का शीर्षक और चयन कर लें, क्योंकि उस वक्त आपके पास समय कम होता है, या आपसे कहें कि उस वक्त आपका समय तो होता है लेकिन आप उसमें उतना अच्छा सोच नहीं पाते हो। और जब आपने ऑलरेडी पहले बिंदु से संबंधित बातें लिख ली, दूसरे से संबंधित रफ में बातें लिख ली पहली बार में ही, तो आप जब पहला एसे लिख रहे होते हो ना, तो ऑलरेडी आपका अवचेतन मन दूसरे एसे से संबंधित बिंदुओं की तलाश कर रहा होता है। और जब वो तलाश करता है तो आप क्या करें, आपके मन मस्तिष्क में उस समय जो विचार आए, कोई नया पॉइंट आए कि हम इसको दूसरे में उपयोग कर सकते हैं, तो आप उसे फटाक से रफ में लिख लें। इससे क्या होगा कि जब तक आपका पहला एसे समाप्ति कगार पर आएगा, तब तक दूसरे एसे के लिए इतने सारे बिंदु मिल जाएंगे कि आपको फिर हो सकता है कम से कम थिंकिंग करनी पड़े और आपका दूसरा एसे भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिखा जा सके। क्लियर? तो आप इन बातों का ख्याल रखिएगा। अब जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, ठीक, तब आपके मन में आया होगा, क्या ये हम उस समय इतनी फास्ट मोड में कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले मेरा ये मानना है कि आप प्रत्येक रविवार या सप्ताह के किसी भी एक दिन ये निर्धारित करें कि हम ना एक एसे लिखने की शुरुआत करें, लेकिन एसे से संबंधित विषय पर थिंकिंग जरूर करें। और उसके लिए आप अपने 60 मिनट्स को ज़रूर खपाएं। और जब आप अपने 60 मिनट्स खपाते हैं तो आप क्या करें, उन विषयों से संबंधित बिंदुओं को तलाशने का प्रयत्न करें। और इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपनी एक बुकलेट बना सकते हैं जो टॉपिक वाइज होगी, जैसे महिला से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित, आईआर से संबंधित, साइंस टेक से रिलेटेड। आप कई सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। इन्वायरमेंट से संबंधित आपने मान लीजिए एक कोई कॉपी ली 100 पेजेस की, उसमें आप 2 पेजेस पे इन टॉपिक्स को पिन कर दो कि महिला से संबंधित कहीं पर अगर हमें कोई बात मिली, कोई शायरी मिली, कोई लेख मिला, कोई लाइन मिली, कोई एडिटोरियल में तथ्य मिला, तो उसको हम यहाँ पर इनकलकेट कर देंगे। और धीरे धीरे आप समय देखिएगा, 1 महीने 2 महीने बाद आपके उस 2 पेज में महिला से संबंधित लगभग 30 से 40 पॉइंट होंगे। साइंस टेक से रिलेटेड आपके पास 30 से 40 पॉइंट्स होंगे, जो हो सकता है किसी भी पर्सन के पास उस समय ना हो। और फिर आप उसे प्रत्येक रविवार को देखें, उसे रिवाइज करें, तो आपके मन में हमेशा लगभग 100 से 150 पॉइंट अलग अलग विषयों से संबंधित मौजूद रहेंगे और आप काफ़ी अच्छे से कठिन एसे को लिख भी सकेंगे। क्लियर? जब आपने ये कर लिया इतनी सारी चीज़ें, तब विषय ये आता है कि क्या हम कविताओं और सूक्तियों का उपयोग करें, और करें तो कैसे करें, और अगर ना करें तो क्यों ना करें। क्लियर? तो इस सब से संबंधित जो चर्चा है वो हम अब अपने अगले पार्ट में करेंगे। उम्मीद है आपको इस पार्ट में बताई गई सारी बातें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कविताओं और सूक्तियों के उपयोग को करने या ना करने से संबंधित विषय पर चर्चा को लेकर। क्लियर? तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।